तो अभी ये मैग्नेटिज्म जो है ये 12th में वैसे का वैसा कंटिन्यू होता है, तो आपको ध्यान से समझना है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आपको बहुत जगह पे इसका यूज है, यहाँ पे ध्यान दो। और कॉलेज के हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको पढ़ोगे चार्ज जो होता है उसमें भी अट्रैक्शन रिपल्शन होता है और मैग्नेटिज्म में भी अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। ये अट्रैक्शन रिपल्शन जो काम करता है उसमें वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन काम करने के लिए जो चार्ज चाहिए वो चार्ज सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर मैग्नेटिज्म में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें तो आपके पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। आज वो देखो नया चैप्टर सर वो वापस गए, अकेला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, अकेला नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अकेला हो सकता है। पर मैग्नेटिज्म में आपको जो पोल्स हैं वो कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलेंगे। पोल्स हमेशा कैसे होते हैं? डाइपोल्स होते हैं। आपको आइसोलेटेड मोनोपोल मिलने वाले नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में ही रहता है। तो आपको यहाँ पर जो यहाँ चीजें वो आपको पता है, ज्यादातर उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, पर मैग्नेटिज्म है इसका श्योर टेस्ट कब होता है? जब आपको रिपल्शन मिलेगा। तो इजी एमसीक्यू के लिए, कॉलेज लेवल एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है, श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म इज रिपल्शन, अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। अगर आप एक मैग्नेट को दो टुकड़ों में तोड़ दोगे, जैसे समझो अभी ये मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर इसका नॉर्थ है, यहाँ पे इसका साउथ है। आपने बीच में से मैग्नेट को ऐसा तोड़ दिया तो दो टुकड़े हो गए, यहाँ का नॉर्थ है और ये जो टुकड़ा आपको मिलेगा इधर अपने आप साउथ बन जाएगा, और ये टुकड़ा यहाँ जो साउथ था इधर अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। तो कभी ये सिंगल मोनोपोल में एग्जिस्ट करता, हमेशा आपको मैग्नेटिज्म कैसा मिलेगा? डाइपोल में ही मिलने वाला है, ठीक है। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपल ईच अदर whereas अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब आपको पता है। When a bar magnet or magnetic needle is suspended freely or pivoted, it aligns itself in the geographical north and south. आप अगर कंपास को छोड़ दोगे तो कंपास ऐसा थोड़ा एक एंगल बना के इस साइड में नॉर्थ और इस साइड में साउथ ऐसा करके अरेंज हो जाता है, और ये जो एंगल है वो 11.2 डिग्री का होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो इस आगे चल के इसी चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि अर्थ इटसेल्फ इज, तो डोर ओपन कर दो, अर्थ इटसेल्फ इज अ इट हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो वो डिटेल में उसका रीजंस के साथ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तुम यहाँ ध्यान दो, अभी नया चैप्टर है। तो आपको क्या मिलेगा कि अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ भी होता है, और अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास निडल अपने आप नॉर्थ और साउथ में अरेंज हो जाएगा अगर उसको आप छोड़ दोगे, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिज्म है। तो वो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस की वजह से अपने आप अरेंज हो जाता है, और वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ में नहीं रहेगा। अगर नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है तो वो ऐसा अरेंज होता है। थोड़ा सा कंपास निडल को आप देखो तो इन जनरल वो आपको ऐसा थोड़ा सा एंगल बनाया हुआ मिलता है, टेढ़ा रहता है, बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो एकदम स्ट्रेट में नहीं है, तो 11.2 डिग्री बनाता है। तो वो 11.2 डिग्री की वजह से आपको भी इधर फर्क मिलता है। चलो आगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज शोन बाय लाइंस गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो आपको इधर क्या मिल रहा है? नॉर्थ मिल रहा है, उधर क्या है? साउथ है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और किधर जाती है? साउथ में जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपको नॉर्थ से निकल के साउथ में जाते हुए मिलेगी। नॉर्थ और साउथ जब लाओगे तो यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरफ जाने लगती है, दूसरे मैग्नेट के साउथ में भी चली जाती है। इसके वजह से उसमें अट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्थ से ऐसा जा रही है साउथ की तरफ, तो यहां से नॉर्थ से निकल के दूसरे मैग्नेट के साउथ में भी वो जाना शुरू कर देती है, इस वजह से अट्रैक्शन होता है।
और नॉर्थ नॉर्थ जैसे आप पास में लाओगे मैग्नेटिक लाइन से एक दूसरे को रेपल करके पीछे हटने लगती है, ठीक है। तो क्योंकि ये रेपल करके एक दूसरे से पीछे हटती है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेपल्शन हो रहा है, लाइन्स एक दूसरे से दूर जा रही है। एक्चुअली में लाइन्स दिखती नहीं है, लाइन्स ऐसी बिहेव करती है, ये हम इसके एक्सटर्नल बिहेवियर से स्टडी कर रहे हैं। मतलब लाइन्स ऐसा बिहेव करती हुई हमको नहीं दिख रही है, पर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो लाइन्स ऐसी बिहेव कर रही होगी, ये हमने समझा है। तो समझ के इसको ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो रेपल्शन जब होगा तो इस तरह क्या होगा, लाइन्स एक दूसरे को दूर धक्का मारेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो अभी ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मैग्नेटिज्म दो रीजन से आता है, एक नेचुरल मैग्नेट की वजह से, एक अननेचुरल जो सोलोनाइड से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म आता है। उसके बाद पूरा एक चैप्टर है आपको 11 से लेकर 12 तक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 10th में भी आपने उसका इंट्रोडक्शन किया है, तो वो हम लोग उस टाइम पे देखेंगे। तो अभी कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि मैग्नेटिज्म नेचुरली एक बार मैग्नेट से निकला हो या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आया हो, दोनों मैग्नेटिज्म का बिहेवियर एक जैसा ही होता है। तो उसमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक लाइंस होती है और वो मैग्नेटिक लाइंस कुछ प्रॉपर्टीज दिखाती है, वो प्रॉपर्टीज पे कॉलेज में क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज रट्टा मार के जानी है, 3 मार्क के लिए आएगा 6 प्रॉपर्टी लिखो, 2 मार्क के लिए आएगा 4 प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है, साउथ पोल में जाता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलोनॉइड फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। सोलोनॉइड मतलब इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिज्म, इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता है, मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड लूप, नॉर्थ से शुरू होगा और साउथ में जाएगा, और मैग्नेट के अंदर भी वो साउथ से नॉर्थ जाता है। तो लाइन जहां से शुरू होती है वहीं आके खत्म होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप। करूंगे आप ऐसे वीडियो अंतर में, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप में क्या होता है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ जाएगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप। और ऐसे ही सोलेनॉइड में भी होता है। चलो आगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी नीचे और है, क्या है प्रॉपर्टी वो, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोल में क्या होता है कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। क्या होता है कि वो डाइपोल जो होता है उसमें डाइपोल आता है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे, प्लस चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आप पॉजिटिव से ऐसा निकलेगी और ऐसा नेगेटिव में जाएगी, पर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी ये केस नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जाता है, साउथ से नॉर्थ नहीं जाता। तो लेकिन आपको वो पूरा लूप कंप्लीट करके नहीं मिलेगा कि ऐसा ये इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। और मैग्नेटिज्म में क्या होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ भी जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको यहां पे मिल रहा है ना, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, देखो, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ भी जाएगा, पर ऐसा अगर आपके पास चार्ज है प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे। The direction of net magnetic field at a point is given by a tangent of magnetic lines of force at that point. नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, किधर जा रही है, साउथ। अब आप बोलोगे कि मेरे को बीच में कहीं रास्ता बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, का डायरेक्शन क्या है, ऐसे जा रही है, मतलब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है ना, यस और नो। तो आप बोले मेरे को इस पॉइंट पे बता डायरेक्शन क्या है भाई। तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर टेंजेंट बनाना है। क्या करना है, तो आपके पास इधर समझो नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ ऐसा जा रहा है। अब मुझे कोई बोलेगा कि बीच में ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी लाइन, इसका डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक लाइंस का। तो उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट बना देना है। क्या करना है, टेंजेंट अगर बनाओगे तो आपको वो डायरेक्शन बताएगा, इसका डायरेक्शन ये है।
इस पॉइंट पर किसी ने पूछा डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पर टेंजेंट बना दो, तो आपको यहाँ का डायरेक्शन बता देगा। तो जहां पर आप टेंजेंट बना दोगे वहां आपको वहां का डायरेक्शन मिल जाता है। तो डायरेक्शन निकालने का ये तरीका। द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड। अभी कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक एरिया में से पास हो रहा है, वो ये डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। किसी एक एरिया या रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा मालूम पड़ेगा? वो अरे उधर पीछे साइड में भीड़ ज्यादा है, आगे साइड में भीड़ कम है, कैसा डिसाइड होगा? कितने बच्चे एक बेंच पे बैठे हुए, तो जितने बच्चे एक बेंच पे ज्यादा बैठे हुए उतना हम क्या बोलेंगे? उतना ज्यादा भीड़ ज्यादा है। उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है उतना हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? कितनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स है। जितनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स होगी उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी? मैग्नेटिक लाइंस मिलेगी। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक मैग्नेटिक लाइन दूसरे मैग्नेटिक लाइन को बहुत पास में आएगी। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पास रहेगी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, पर कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। एक लाइन दूसरे लाइन को मिल जाए और मिलके सब मिलके एक लाइन बन जाए, या कुछ लाइनें मिलकर भी नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाए, ऐसा भी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि मैग्नेटिक लाइंस अगर एक साथ में आ जाएगी तो सब मैग्नेटिक लाइन एक बन जाएगी, और जितने एरिया में वो एक लाइन रहेगी इकड़े, उतने ही जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मिलेगा, बाकी जगह मिलने वाला नहीं। तो ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? आप देखते हो, आपने एक मैग्नेट रखा है, उसके इधर पिन लाओ इधर पिन लाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा होता है, पर लगता है ना पिन खींचता है ना पिन उस साइड में, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स फैली हुई है। और अगर फैली हुई है मतलब एक दूसरे से मिलती, अगर एक दूसरे से मिलके एक बन जाती तो आपको एक ही जगह खाली लाइंस ऑफ फोर्स मिलता, एक ही जगह पे अट्रैक्शन होता। पर अट्रैक्शन सब जगह होता है कि नहीं? यस और नो? तो अगर सब जगह पे अट्रैक्शन हो रहा है मतलब लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं होती है और फैली हुई है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से वो टॉपिक शुरू होंगे जो 12th तक लगते रहेंगे, तो ध्यान देना। अब आएगा आपका फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ मैग्नेटिज्म के लिए नहीं है, वो मैग्नेटिज्म के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, वाटर के लिए है, लाइट के लिए है, किसी भी एयर के लिए है, किसी भी चीज का फ्लक्स बन सकता है। ठीक है, पर फ्लक्स होता क्या है? व्हाट इज फ्लक्स? तो आप सिंपल एग्जांपल से समझो। ये समझो इस पूरे रूम में एक ही फैन है, यही एक फैन चल रहा है, बाकी सारे फैन बंद हैं, और वहां तक जैसे बैठे वैसे बच्चे बैठे हुए। तो ये पंखा चालू होने से वहां पर बहुत माइन्यूट अमाउंट में वहां पर हवा जाएगी। यहाँ के बच्चों को ज्यादा हवा लगेगी, वहां के बच्चों को नहीं के बराबर ऐसा लगेगा, वो कोई पंखा ही नहीं। वो लोग बोलेंगे नहीं पंखा तो है ही नहीं, था ही नहीं। यहाँ पंखा चलेगा तो वहां के बच्चे क्या बोलेंगे? पंखा नहीं है क्लास में, हम लोग जहाँ बैठते हैं वहां पे पंखा नहीं है, जबकि क्लास में पंखा तो है, और उसकी हवा उनको लगती तो बोलेंगे पंखा नहीं है। यहाँ पर अगर बल्ब जल रहा है और वहां पर नहीं के बराबर लाइट आ रहा है, जैसे वहां बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, यहाँ पर लाइट उसके नहीं के बराबर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लास में लाइट नहीं है, हमको उधर लाइट है पर हमको नहीं, उधर है तो है, हमको नहीं, हमको लाइट नहीं। आई बात समझ? तो आपका वहां का लाइट का इफेक्ट यहां जो पड़ेगा उसको बोलेंगे यहां का लाइट फ्लक्स। जितनी लाइट वहां पर ओरिजिनेट हुई उतने से मेरे कितने काम आई, वो क्या है? फ्लक्स। ठीक है,
यहां मैं बोल रहा हूं, यहां ज्यादा आवाज आ रही है, लास्ट बेंच को कम आवाज आ रही है, तो यहां पर साउंड का इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे कम है। अब उसी के हिसाब से वो साउंड किसी को जितना सुनाई दे रहा है वो उसका फ्लक्स है। ठीक है, आप ऐसा समझो बारिश हो रही है, बारिश के साथ में हवा भी चल रही है, और आपने क्या करके रखा है, आपने एक घर में पानी नहीं आ रहा है तो एक आपने क्या किया, बाहर एक बाल्टी रख दिया, मेरा ये पानी भर जाएगा तो छोटा मोटा काम इसमें हो जाएगा बारिश के पानी से। तो अभी बाल्टी आपने जैसे रखी है पर हवा चल रही है, कभी बारिश तेज होती है कभी स्लो होती है, हवा के वजह से उसमें कभी बूंद जाती है कभी नहीं जाती है पानी, और बाल्टी आपने कैसा टेढ़ा रखा है, बकेट ये आपका टिल्टेड, तो कुछ पानी जाएगा कुछ नहीं जाएगा, और बारिश पूरा उस एरिया में अच्छा खासा हो रहा है, पर आपके बाल्टी में कितना पानी भरा, तो आधा घंटे तक आपने रखा था पर आधी बाल्टी पानी ही भरा, तो जितना उसके अंदर भरा वही फ्लक्स है, बाकी सब फील्ड है, फील्ड। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फील्ड था, पर फील्ड में से जो मुझे मिला या मैं ले सका वही फ्लक्स है। आई बात समझ। अब टेक्निकल रीजंस उसके अलग अलग होते हैं, खेलण्याचा बंद करा, इकडे लक्ष द्या, उसके अलग अलग रीजन, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर क्या क्या रीजंस है वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस साल आप पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इस साल आप पढ़ोगे, उसका इंट्रोडक्शन दोनों हो जाएगा। अगले साल तक 12th में लगातार उसका यूज अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह पे होता रहेगा। अगर आप फ्लक्स क्या है वो भूल गए तो वहां पर नील बटा सन्नाटा टॉपिक। आई बात समझ में। तो फ्लक्स आपको समझना भी नहीं है, याद भी रखना है। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम मैग्नेटिक फ्लक्स करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। जहां खत्म करेंगे 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहीं से 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन से। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने नहीं आता है आपको तो 12th का सारे एप्लीकेशन बाउंसर जाएंगे, तो ध्यान देना है। दोनों फ्लक्स का नेचर सेम है, एक को समझा तो दूसरा अपने आप समझ में आता है। तो अब फ्लक्स क्या है, आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, जैसे ये अभी प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है, तो प्रोजेक्टर के सामने मैं ये बुक को ऐसे रखूंगा तो मैक्सिमम लाइट इसके अंदर जाएगी। तो ये बुक का ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसका, ये प्लेन है। प्लेन अगर आने वाली लाइट को आप इलेक्ट्रिक अभी मैग्नेटिक फील्ड समझो, आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अगर इसका प्लेन 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाता है तो प्लेन का एंगल कैसे मिलता है, लेंथ बार क्रॉस ब्रेथ बार, लेंथ बार क्रॉस ब्रेथ बार। तो आप यहां पर वेक्टर फॉर्म लगाओगे। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, लेंथ बार क्रॉस ब्रेथ बार आपको क्या देगा, 2 वेक्टर्स हैं, ए पी बार और क्यू बार। तो पी अगर क्यू की तरफ जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे तरफ आएगा, और क्यू पी की तरफ जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आपकी तरफ आएगा। यानी ये दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर है या तो वो 0 डिग्री बनाएगा या तो 180 डिग्री बनाएगा। तो अब समझो मैंने ये बुक ऐसे रखी है ना, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा उसके डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। वो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, 180 डिग्री हो गया। अब इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें से आर पार, ये समझो आर पार जाएगी मैग्नेटिक लाइंस, ये लाइट तो नहीं जाएगी पर समझो मैग्नेटिक लाइंस तो जाती है, अगर जा सकेगी तो जाएगी, उसके अंदर जाने की प्रॉपर्टी होती है, लाइट के अंदर नहीं है। ओपेक मटेरियल आ गया तो जाने वाला, तो समझो मैग्नेटिक लाइन से तो वो इसमें से आर पार जाएगा। अगर ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, कितना है,
तो वहां से मैग्नेटिक लाइंस आई और इसके आर पार होके उधर निकल गई। तो मैग्नेटिक लाइंस तो ये पूरे एरिया में आ रही है, पर गई इसमें से कितनी, जो इसको टच किया, बराबर। तो जो इसमें से टच करके इसके अंदर से गया उतना ही फ्लक्स है, बाकी सब पूरे बोर्ड पे जो बाकी सब है वो फील्ड है। वो क्या है, फील्ड है। तो डेफिनेशन क्या बनता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज, क्या चालू है, तुमको इतना समझा के बोला कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम लोग को बात करने का बीच में। तो उठा जागे हुआ। तो कितनी लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गई, ये किस पे डिपेंड करता है कि वहां से आ कितनी रही है, ठीक है। दूसरा, भाई तुम्हारे लेने की कैपेसिटी कितनी है, ये बुक है, इसके सामने मैं क्या करूं, समझो एक और बहुत बड़ी बुक रख दिया तो वो ज्यादा फील्ड लेके ज्यादा फ्लक्स होएगा उसके अंदर, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, एरिया पर, आने वाले पर। तो बारिश ऐसी एक एक दो दो बूंद गिर रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग इज देयर, तो ड्रिजलिंग में क्या बाल्टी भरेगी, भरने वाली है नहीं। तो बारिश कितनी पड़ रही है, हाउ मच इज द लाइट इंटेंसिटी, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस, ये दो बात पे पहली बात होगी डिपेंड करेगा। तीसरा, मैं इसको कैसा रखता हूं, ऐसे रखा है, मेरे को इसमें से आर पार लेके जाना है, तो आर पार इसमें से जा सकती है, जा रही है, लेकिन मैं इसको ऐसे रख देता हूं एंगल बना के, तो जाएगा क्या ज्यादा, नहीं। मैंने बाल्टी ऐसे सीधे रखी है पर बारिश ऐसे टेढ़े पड़ रही है, तो पानी कम भरेगा ना उसमें। तो आपने इसको क्या किया, ऐसे एंगल बना के टेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया। इफ यू डू इट लाइक दिस, ठीक है ना, आप इसको टेढ़ा कर दोगे तो आपको क्या होगा, वो डोर ओपन रहने देना आने के बाद, तो आपको ये कैसा मिलने वाला है, उसमें से जो फ्लक्स एंटर करेगा वो फ्लक्स उसमें से कम जाएगा। तो डिपेंड किस पे करता है, आगे होगा फॉर्मूला, डिपेंड करता है तीन बातों पे। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, ठीक है। कितना फ्लक्स किसी बॉडीज के अंदर से इंट्रोड्यूस हुआ ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर, बी एरिया ऑफ द सरफेस, सेकेंड थर्ड थिंग इज द एंगल। तो अभी इसको हमको वेक्टोरली समझना है, कैसे समझना है, अभी आप इस पिक्चर में खाली ये बॉडी को समझो, खाली ये समझो ये बॉडी है, कोई मैग्नेटिक लाइंस नहीं है। तो इसका ये बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी रखी हुई है, आप देखते हैं ना, ऐसा घुमाया है, इसको घुमाया ना ये, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है ds बार, ठीक है। पर मैग्नेटिक लाइंस अब आई पिक्चर में, वो सीधे जा रही है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर दो में रिजॉल्व हो जाएगा, एक ds cos थीटा और दूसरा ds sin थीटा, ds cos थीटा और ds, अब ds cos थीटा b बार के लाइन में है, b बार के, b बार जिस डायरेक्शन में जा रहा है ds cos थीटा उस डायरेक्शन में जा रहा है, ds sin थीटा बिल्कुल ही उसके डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको हम कंसीडर, तो फ्लक्स का फॉर्मूले में आएगा बी मैग्नेटिक फील्ड ds cos थीटा में से कितना जा रही है। अब ये थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1 होगा, इन दैट केस फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स कितना होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बी ds cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, ये इसमें से फ्लक्स मिनिमम नहीं 0 होगा, सीधे क्या होगा, यानी इस बॉडी को आप ऐसे उठाओ
और ऐसे घुमा दो 90 डिग्री कर दी। अब इसमें से कोई मैग्नेटिक लाइंस जाने वाली, अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस उसमें से नहीं जा रही है तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स कितना है, 0। फ्लक्स कितना जा रहा है उसमें से, इन दैट केस आप उसको 0 पकड़ोगे। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है कि वहां से आने वाली लाइंस कितनी है, फिर आपका एरिया कितना है, तीसरा आपने उससे क्या एंगल बनाया है। आई बात समझ में, क्लियर है। उसके वजह से आपका उसमें से कितना सहज, उसमें से कितनी लाइंस जा रही है वो आपको मिलेगी। तो लाइंस कितनी जा रही है, बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, आपको उसका डायरेक्शन जितना हो सके उसके सामने ऐसे रखना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसके पे कम लाइट जाएगी, ऐसे करोगे इधर पूरा अंधेरा हो गया है ना। तो एंगल पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, डीएस पर डिपेंड करेगा, और ये सब का कॉम्बिनेशन मिलके आपको क्या देगा, आपको फ्लक्स देगा। क्लियर है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन आपके पास में आया, ये ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वेबर। डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर उसका ताकत कितना है, ये किस पे डिटरमाइन होता है कि मैग्नेटिक लाइंस कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होगी उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो फील्ड तो बहुत स्ट्रांग है पर फ्लक्स कितना है उस पर यह चीज होगी कि आपका कोई भी सब्सटेंस जो है, इधर आप देखते हो आपने पिन रख दी, मैग्नेट उसके पास में लाया, तो जैसे जैसे पिन दूर रखोगे, थोड़ा हाथ खड़ा निकले लक्ष्य दे, अच्छा ऐसा निकाल के ऐसे रख लो। तो जैसा जैसा उसको आप पीछे पिन को पीछे लेके जाओगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि फील्ड तो है पर फ्लक्स कम हो गया। फील्ड तो है पर फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो दिमाग में फ्लक्स कितना इंट्रोड्यूस होगा किसी बच्चे के, ये उस पर डिपेंड करता है कि यहां से फील्ड कितनी निकली, फिर उसका एरिया कितना है, और उससे इंपॉर्टेंट होता है कि वो एंगल यानी ध्यान कितना दे रहा है। एरिया को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो, फील्ड जो निकल रही है वो तो निकलेगी, अब उतनी ही निकलेगी, उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एंगल को क्या करो, इंप्रूव करो, यानी ध्यान इधर दो। आई बात समझ में। तो फ्लक्स आपका अब इसी को जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो बी की जगह ई आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, सेम फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। आगे चलो, प्रैक्टिकल वाले जाओ। प्रैक्टिकल एग्जाम वाले जाओ। चलो चलो बाकी लोग नहीं, आवाज करने के लिए क्या है इतना, पॉज करो जरा, चलो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपका बना फाई इज इक्वल टू पी ए। दवाई चाहिए क्या, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे बी बार डॉट ए बार। बी बार डॉट ए बार का एक्सपांशन भी होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा अगर 0 लिया तो बचेगा क्या, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर बी क्या होगा, फाई बाय ए। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, बी इज इक्वल टू फाई बाय। अभी इसका यूनिट जो है वो वेबर, इसको वेबर में मेजर करते हैं, तो वेबर बाय एरिया इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है टेस्ला। साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पे उसको टेस्ला भी बोलते। चलो आगे। अच्छा, ये कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखना है, इजी एमसीक्यू के लिए कॉलेज में आता है। 1 टेस्ला इज 10,000 गॉस। कितना, 10,000 गॉस।
अब ये डेफिनेशंस हैं जो कॉलेज के एग्जाम में कंफर्म आते हैं, ये आपको रट्टा मारने इजी इजी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो क्या है, ये एक बार मैग्नेट है आपका, क्या है ये, इस बार मैग्नेट में ये पूरे मैग्नेट के लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। उस ज्योमेट्रिकल लेंथ का अगर आप 2/5 करो, मिस्टेक 2/5 90% ऑलमोस्ट, अभी कितना बाय प्रपोर्शन 4/5 है। तो अगर उसका 90%, यानी समझो आपका 12 सेंटीमीटर का एक बार मैग्नेट है, तो 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ो, 1 सेंटीमीटर उधर छोड़ो, उसका जो मेन ताकत रहेगा यानी मैग्नेटिक पोल, उसका जो पोल रहेगा वो पोल पर आपको साउथ और नॉर्थ मिलता है। पोल पे क्या मिलता है, साउथ और, तो यहां पर आपका साउथ होगा -QM और इधर क्या होगा +QM। हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्थ को प्लस पकड़ते हैं और साउथ को, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ और साउथ से फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। तो ये पूरे लेंथ को मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। तो पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिक लेंथ ऑलमोस्ट 90% होता है किसका, ज्योमेट्रिकल लेंथ का, ठीक है। अभी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन थोड़ा आगे मिलेगा इसमें। ये इसका जो ये पूरा ज्योमेट्रिकल लेंथ है, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एज 2L। मतलब अगर समझो 12 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे 2 × 6, 12 भी होगा। तो 12 सेंटीमीटर को हम लिखते कैसे हैं, टुकड़े में करके, क्यों, क्योंकि मैग्नेट के सेंटर से हमको दोनों साइड का डिस्टेंस लेना होता है। तो वो 2L इंटू पोल स्ट्रेंथ, या अलग अलग वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। क्या सोच के बैठ के हंस रही है ये अंतरा, तो इधर पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल, तीनों वर्ड एक ही के लिए। मैग्नेटिक चार्ज भी कभी यूज हुआ, यानी ये इस पोल्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक पोल्स तो पोल्स ही है, और पोल स्ट्रेंथ जो उसकी है, वो सबका सिंबल कहीं आपको स्मॉल m मिलेगा, कहीं पर QM मिलेगा। तो आप QM लिखो या M लिखो, उसका मतलब वही है। आप पोल के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पोल के स्ट्रेंथ की बात हो रही। तो पोल स्ट्रेंथ M, उसको 2L से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है, जिसका सिंबल कहीं आपको स्मॉल m मिलेगा और कहीं पर कैपिटल M। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, क्योंकि 2L इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक डायपोल movement is a vector quantity having formula 2L into small m, where m is magnetic pole strength और magnetic charge। मैं क्या बोला अभी, पॉज करो, मैंने क्या बोला अभी, याद रखो मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, पर ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर से किधर काम कर रहा है, साउथ से। छोटे छोटे इजी एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी किसका फीचर है, मैग्नेट के अंदर का। आई बात समझ में। तो इसका डायरेक्शन कहां से होगा, साउथ से नॉर्थ, और वो सिर्फ मैग्नेट के अंदर होता है। क्लियर है।
आगे डेरिवेशन में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसकी वजह से होता है। तो आपको डायरेक्शन क्लियर मालूम होना चाहिए। चलो आगे। तो अभी आपके पास मैग्नेट है, वो मैग्नेट का एक्सिस, ये मैग्नेट का क्या है, एक्सिस। तो मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग जो लाइन जाता है, मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग जो लाइट जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, एक्सिस ऑफ। और उसको परपेंडिकुलर जो लाइन एक्ट करता है, उसको परपेंडिकुलर जो लाइन एक्ट करता है, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वेटर। ठीक है, तो इट इज द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, देयर इज ओनली वन एक्सिस ऑफ अ गिवन बार मैग्नेट। इक्वेटर क्या है, सब सिंपल इजी डेफिनेशन से। इक्वेटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये एक्सिस है, उसको ये क्या है, परपेंडिकुलर। द प्लेन कंटेनिंग ऑल वेक्टर्स इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। अब देखो, ये भी आपका क्या हो सकता है, इक्वेटर हो सकता है। ठीक है, मैग्नेट आपने टिल्ट किया तो भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब ऐसे आप यहां पे बहुत सारी लाइंस बना दो, तो ये सब किस में आई, एक्स वाई प्लेन में आ गई ना। तो एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन। द फोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल। अब मैं क्या करूं, एक इक्वेटर को पकड़ लू 5 सेंटीमीटर का रेडियस के जैसे पकड़ लू 5 सेंटीमीटर का। अब चारों साइड में 5 सेंटीमीटर ऐसे गोल घुमा दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इक्वेटोरियल सर्कल। क्या बन गया, इक्वेटोरियल सर्कल। क्लियर है, समझ लगा। चलो आगे। तो एक्सिस लाइन ऐसा जाता है, इक्वेटर उसको परपेंडिकुलर है, एक्सिस एक ही होता है, इक्वेटर मोर देन वन हो सकता है। शर्मा जी यहां देखो, इधर बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचते रहते, इसका पूरा कर्जा इनको चुकाने गए। एक लाइन ये, एक लाइन ऐसा, बहुत सारा इक्वेटर बनेगा, और सब इक्वेटर का अगर आप एक रेडियस पकड़ो, खेल लो, कुछ ना कुछ लेके खेल लो। तो उसका रेडियस पकड़ा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक पूरा सर्कल बनाया, तो कितना होगा, इक्वेटोरियल सर्कल। ठीक है, और उस प्लेन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। अभी मैग्नेटिक लेंथ, तो ये जरा देखो, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक, अगर एक मैग्नेट 12 सेंटीमीटर का है तो उसके पोल्स कितने अंदर होंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ समझ लो 12 सेंटीमीटर है, कितना है, तो 5/6 करो उसको, हमेशा हमेशा ये नंबर फिक्स रहेगा। डिवाइड किया कितना आएगा, 10 आंसर आएगा। तो अभी सेंटर से, ये सेंटर है, इधर से इधर तक ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, ये आपका पोल की जगह होगी। ये क्या होगी, यहां पर आपको पोल स्ट्रेंथ मिलेगा। क्या मिलेगा, पोल स्ट्रेंथ यहां पे मिलेगा। तो माइनस क्यू एम और ये प्लस क्यू एम, माइनस क्यू एम और प्लस क्यू एम। ठीक है, चलो आगे। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं है, रेडीमेड ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेशन 12th में आएगा। हो गया, एक नींद हो गया।
फायदा होके पहली बार हंसने को मिल रहा है ऐसा। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा ना, पता चलेगा कौन कितना ध्यान दे रहा है। इधर तो अभी एक बार मैग्नेट आपके पास है, उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अलोंग द एक्सिस और अलोंग द इक्वेटर, फॉर्मूला आपको देखने का है। ये बार मैग्नेट है, ये उसका साउथ है, ये नॉर्थ है। अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा उसका फॉर्मूला, अलोंग द इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा उसका फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपको यहां पर क्या करने हैं, यहां पर ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आते रहो, उठो 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 उठो, चलते रहो, इधर इधर इधर, जहां खींच रहा हूं वहां पे चप्पल छोड़ के आओ, दर्शन करने चले, मंदिर चल लेके चल रहा। अगर आगे पीछे आजू बाजू इसने कोई भी हरकत की तो तुम लोग को खुला परमिशन है एक फटका बजा देने का है। इधर क्या चल रहा था इसको अगर कुछ पूछोगे ना कुछ मालूम नहीं रहेगा, उसको बराबर मालूम है कि चार्जिंग बंद करने का टाइम खत्म। तो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आपको पहले सीधे सीधे क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। अलोंग द एक्सिस ऊपर हो जाएगा 2m, बेसिक फॉर्मूला वही है, μ0/4π 2m अपॉन r3, ठीक है। तो μ0/4π क्या है, कांस्टेंट है। μ0 को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको परमेची एबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। परमेबिलिटी डिवाइड बाय 4π, ये टर्म निकला था जब मैं डोंबिवली में एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो उधर एक लड़का था उसका नाम था प्रमोद, और उधर के सब गांव वाले उसको पमिया बोलते थे, ठीक है। तो परमेबिलिटी बोला तो एक लड़के को बोलने को नहीं हो रहा था, तो दूसरे ने उसको बोला पम्याची एबिलिटी बोला, उधर से ये टर्म निकला था। तो तब से लेके हर साल में ये ज्ञान जो है बच्चों को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो μ0/4π। अब परमेबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट डज परमेबिलिटी मीन्स। लिटरली अगर इसने जरा भी कुछ किया तो तुम लोग मार सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग को इस टाइम पे कानून बना हुआ है, इसको मारो। तो μ0 क्या है, μ0 इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज मैग्नेटिक लाइंस को, अगर आपने एक बार मैग्नेट को रखा उसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, अभी जिस मीडियम से होते हुए वो किसी बॉडी पर जाकर गिरेगी, वो मीडियम मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से कितना अलाउ करता है। कुछ जैसा अभी समझो मैंने ये लाइट है, इसके आगे इधर ऐसा हाथ रख दिया, तो ये ओपेक मटेरियल है, इसको ये अलाउ नहीं कर रहा, अलाउंस नहीं है। पर इधर मैंने एक थैली रख दिया जो ट्रांसपेरेंट थैली है, उसमें से लाइट पास हो जाएगी ज्यादा कर, तो उसका अलाउंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो मीडियम मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से कितना पास होने देता है, उसको साइंटिफिकली टर्म में बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे, अब ये म्यू नॉट है, पढ़ोगे एप्सिलॉन नॉट, उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों काम एक ही है, एक इलेक्ट्रिक लाइंस को कितना अलाउ करता है मीडियम, और दूसरा मैग्नेटिक लाइंस को कितना अलाउ करता है। तो मैग्नेटिक लाइंस के लिए क्या टर्म है, म्यू नॉट।
4 पाई कांस्टेंट में क्यों आया? 4 पाई आया क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ही उसमें भी आएगा, किसमें? इलेक्ट्रिक लाइंस में। तो ये रीजन इधर बता रहा हूं, वही रीजन उधर भी चलेगा, तो ध्यान रखो। 4 पाई तब आता है जब कोई भी चीज 3 डायमेंशनली ट्रैवल करती है। लक्ष्य रहेगा आर्यन? 3 डायमेंशनली ट्रैवल करेगी। कैसा करेगी? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जब निकलती, लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है तो एक्स में भी जाती है, वाई में भी जाती है, जेड में भी जाती है, एक्स वाई जेड तीनों में जाएगी। जब 3 डायमेंशन का सबसे बड़ा एंगल कितना होता है? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट में पढ़ा था, सबसे बड़ा एंगल 2 पाई होता है, सबसे बड़ा सॉलिड एंगल। कोई भी इधर से जेई नीट का फॉर्म मत भरना, ठीक है? मेजरमेंट पढ़ाते हुए सर 4 पढ़ के कम से कम 10 बार बताया था, सबसे बड़ा सॉलिड एंगल कितने बार होता है? फोर पाई पढ़ा था कि नहीं? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब ट्रैवल करती है तो किसमें करती है? तीनों एक्सिस में करती है। तो वो जो एंगल कवर करती है वो कैसा होगा? 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल सबसे बड़ा कितना होता है? 4 पाई। आई बात समझ में? तो लाइट, इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस सब 3 डायमेंशनली ट्रैवल करने की वजह से उनका सबसे बड़ा वो जो एंगल है वो सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगी, और सॉलिड एंगल सबसे बड़ा 4 पाई होता है, इसलिए इनके कांस्टेंट में 4 पाई हमेशा आएगा। जनरल रीजन सबके लिए बता रहा हूं, अलग अलग बताने का जरूरत। तो कम से कम 10 बार पढ़ा होगा मेजरमेंट चैप्टर। इसके लिए बोलता हूं कि जब आदमी को भगवान ने एक काम का दिमाग दिया है तो उसके लिए भी कम पड़ सकता है, तो 10 काम नहीं करने का, एक काम पहले अच्छे से करने का। अब इतना जल्दी जल्दी तुम लोग भूलेगा तो कैसा करेगा एंट्रेंस? तो 4 पाई क्या है? सॉलिड एंगल, सबसे बड़ा सॉलिड एंगल है जो 3 डायमेंशन के लिए होता है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ये इधर यूज होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सबसे पहला फॉर्मूला आएगा कूलम्स लॉ। तो 4 पाई उधर भी आएगा, इधर भी आएगा। और 4 पाई का रीजन मैंने आपको बता दिया, अभी से लेके 12 तक लगेगा, बताने वाला नहीं हो दोबारा। तो अब आपको ये 4 पाई दोनों, ये अभी एक्सिस में है, तो एक्सिस के लिए याद रखो 2m आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2m। और इक्वेटर के लिए सिर्फ m आएगा। यानी अगर आप बोलोगे कि इस लाइन के अलोंग मेरे को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इक्वेटर के अलोंग निकालनी है, और उसका फॉर्मूला μ0/4 पाई m अपॉन r क्यूब। और एक्सिस के अलोंग निकालनी है 2m अपॉन r क्यूब। आई बात समझ में? कहां से आया? डेरिवेशन आपको नहीं है 12th में, क्लियर है? तो फिर भी मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूं, क्योंकि ये डायग्राम आपको है। जरा आगे चलो। हाच पिच करते, या तो पूरा करा दो या तो छोड़ दो, आधा इसमें आधा उसमें, गोबर कर देते पूरा। पीछे आओ, वो डायग्राम पे वापस चलो। देखो इधर, ये साउथ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस LL पकड़ लिया। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती है, इसलिए वेक्टर ऐसा बाहर जा रहा है। आई बात समझ में? नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती है, इक्वेटर का फॉर्मूला बता रहा हूं, एक्सिस का नहीं। मैग्नेटिक लाइंस ऐसा निकलती है और ये ऐसा जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। ये बी 2 में डिवाइड हो जाएगी, एक बी साइन थीटा
और बी cos थीटा। यहां से जो आई उसको हम बोलते हैं B1। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ऊपर B1 sin थीटा, इधर B1 cos थीटा। साउथ में मैग्नेटिक लाइंस जाती है, इसलिए ये एरो कैसा आ रहा है? नीचे। ये भी दो में डिवाइड हो गई, इसको हमने नाम दिया B2। हाँ, तो B2 डिवाइड हो गई B2 sin थीटा और B2 B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों किसमें है? दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, क्योंकि दोनों सेम मैग्नेट से निकला है। अगर नॉर्थ के साइड में जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रेंथ 2 है, तो साउथ के साइड में भी कितना होता है? 2। तो ये B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल करके खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? दोनों cos थीटा बचेगा, जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर आपको ये क्या देंगे? नेट वहां का फील्ड स्ट्रेंथ देंगे, जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये है, डेरिवेशन नहीं है। चलो आगे। ये वापस चाहिए? किसी को चाहिए वापस? नहीं तो जोर से बोलना, आगे बैठ के तेरी आवाज नहीं आ रही फर्स्ट पेज पे। तेरा पापा बोलता है उधर तक आवाज आता है। ये चलो। क्या है इधर? ये आपका बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये हमको इक्वेटर के लाइन पर P पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ को निकालना है। साउथ से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे गोल घूम के, नॉर्थ से ऐसे निकलेगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो पहुंचेगी नॉर्थ की वजह से वो ऐसे आ रही है और वो डायरेक्शन बना के ऐसे जाएगी। इसको हम दो टुकड़े में डिवाइड करेंगे ऐसे, B1 sin थीटा और B1 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्केलर्स और वेक्टर में याद है ना? तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हुआ B1। मेरे को ऐसा लगा तेरे को अभी याद आया दीपक तेरे आवाज से, नहीं ना? तो B1 sin थीटा और ये B1, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, तो ये क्या है? ऐसा जा रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? जो जा रही है अंदर वो B2, ठीक है, वो दो में डिवाइड हो गई, तो B1 B2 को एक ही नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, इसलिए वो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है? एक निकल रही है, एक अंदर जा रही है दोनों B ही। B1 इज इक्वल टू B2 है, पर डायरेक्शन अलग होने की वजह से हम उसको अलग अलग नाम देंगे। तो ये ऐसा जो आया B1 वो क्या हो गया? B1 sin थीटा, B1 cos थीटा। अंदर गई वो B2, B2 cos थीटा, B2 sin थीटा, B1 sin थीटा के ऑपोजिट। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ऐड होकर लास्ट में ये फॉर्मूला बनता है। अब इस तरह का डेरिवेशन करा के क्या फायदा, मेरे समझ में नहीं आता। या तो डेरिवेशन पूरा देते तो इसको सॉल्व करके ये निकलते, और नहीं तो फिर ये बोलते ही नहीं, बल्कि सीधा फॉर्मूला अंधे कैसा याद करो। ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग वो फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों ऐड होते हैं और उसमें रिजॉल्व होते हैं। इसमें रिजॉल्व होकर ये फॉर्मूला मिलेगा, उसमें ऐड होके वो फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे चलो। और आगे चलो। और आगे चलो। ये डेरिवेशन है। अब हम जो डेरिवेशन देख रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन बता देता हूं इंट्रोडक्शन क्या है डेरिवेशन का।
नहीं मतलब अभी मैं इसके बाद एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। इधर तो होता नहीं है ना, तो एकदम मर्द आदमी, कुछ भी करो कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, कभी कभी होता है। लड़की लोग के सामने इज्जत बनाने का, सहन करने का, समझा? तो केस क्या है इधर? आपने इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला पे पूछ रहा हूं, बताना है तुमको। क्या निकाला इक्वेटर पे? कौन बोला क्या? फॉर्मूला क्या है इक्वेटर वाला? यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। कहा लगा रहे थे? और अलोंग एक्सिस म्यू 0/4 पाई बोल बोल 2m अपॉन, बोल बोल जल्दी बोल, 2m अपॉन आर, 2m अपॉन आर म्यू जीरो म्यू जीरो म्यू 0/4 पाई। ध्यान से सुन और ध्यान से बोल, वापस से पूरा बोलने का तेरे को। म्यू 0/2m आर क्यूब। अब फिर से बोल। तू पढ़ सकता है, अनपढ़ नहीं है तू। म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन, ठीक है, एक्सिस और इक्वेटर मिल गया। पर अगर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बीच के किसी पॉइंट पर निकालना है, किस पे निकालना है? बीच में मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं भी, हाँ 90 डिग्री 0 डिग्री बीच में अगर कुछ भी है तो उसका फॉर्मूला अभी ये डेरिवेशन में हम लोग निकालेंगे। तो मैं आपको डेरिवेशन डेरिवेशन का टॉपिक क्यों इतने से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डेरिवेशन किसका है, क्योंकि जब इस पर एमसीक्यू आएगा तो आपको बराबर समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर डेरिवेशन का मतलब नहीं समझते, डेरिवेशन पढ़ने के बाद आपको समझना चाहिए कि डेरिवेशन में मुझे क्या मिला, काहे का फॉर्मूला मिला, वो क्लियर मालूम होना चाहिए। खाना तो सब होता है, पर खाते क्या हो? चाउमीन ही खाते हो ना? नहीं खाते। वो अभी थोड़ा बीच में बीमार पड़े ना, इसलिए मिल जाएगा तो